पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां हिंसा और साजिश एक आम बात सी बन गई है। लेकिन आज बात उस साजिश की करेंगे जिसने लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ यानी न्यायपालिका को दहला दिया। पश्चिम बंगाल के कालियाचक से जो खबर आई उसने पूरे देश के होश उड़ा दिए। क्या आपने कभी सुना है कि इंसाफ करने वाले जजों को ही जान से मारने की कोशिश की जाए, वो भी एक सोची समझी साजिश के तहत। एनआईए की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है वो कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। वो बंगाल के उस खौफनाक सच का कच्चा चिट्ठा है जिसे दबाने की कोशिश की गई। घंटों तक 1500 लोगों की हिंसक भीड़ ने 7 जजों को बंधक बनाए रखा, महिलाओं को ढाल बनाया गया और पीछे से पत्थर बरसाए गए। और सबसे शर्मनाक बात, आरोप है कि स्थानीय पुलिस और टीएमसी के नेता इस आग को बुझाने के बजाय उसमें घी डालने का काम कर रहे थे। तो चलिए आपको बताते हैं एनआईए की उस रिपोर्ट के वो 10 पॉइंट जो बंगाल की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूर्व सुनियोजित साजिश। ये कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं था। एनआईए के मुताबिक ये एक कोऑर्डिनेटेड एस्केलेशन था। बाकायदा ई रिक्शा और टोटो पर माइक बांधकर मुस्लिम बहुल गांवों में 24 घंटे तक प्रचार किया गया कि आओ और जुटो। जजों को बंधक बनाया। 1 अप्रैल को कालियाचक 2 के ब्लॉक ऑफिस में 7 न्यायिक अधिकारियों यानी जुडिशियल ऑफिसर्स को कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। भीड़ का मकसद डराना नहीं बल्कि हमला करना था। महिला जज को भी नहीं बख्शा। भीड़ ने एक महिला न्यायिक अधिकारी को भी नहीं छोड़ा। उन्हें सड़क पर 8 घंटे तक रोक कर रखा गया और उनके साथ बदसलूकी की कोशिश की गई। जिंदा जलाने की कोशिश। रिपोर्ट में सबसे सनसनीखेज दावा यह है कि भीड़ का असल मकसद जजों को जिंदा जलाना था। इसके लिए बाकायदा लोगों को इकट्ठा किया गया था। जजों को भूखा प्यासा रखा। ब्लॉक ऑफिस में बंद जजों को न खाना दिया गया न पानी। अधिकारियों को अंदर बंद कर बाहर से ताला मार दिया गया था। पुलिस की संदिग्ध भूमिका। एनआईए का कहना है कि लोकल पुलिस और सिविक पुलिस तमाशबीन बनी रही। आरोप तो यहां तक है कि सिविक पुलिस ने ही मुख्य आरोपी मुफक्किरुल इस्लाम को माइक और टोटो मुहैया कराए ताकि वो भीड़ जुटा सके। सबूतों को मिटाने की साजिश। घटनास्थल के 16 में से 9 सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। सवाल यह है कि क्या ये सच में खराब थे या फिर इन्हें सोची समझी साजिश के तहत खराब किया गया ताकि दंगाई पहचान में ना आ सके। महिलाओं को बनाया ढाल। इवैक्यूएशन को रोकने के लिए दंगाइयों ने ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया। महिलाओं को आगे रखा गया और पुरुष उनके पीछे छिपकर पत्थरबाजी कर रहे थे। नेशनल हाईवे को काटने की कोशिश। साजिश केवल जजों तक सीमित नहीं थी। हाईवे को जाम कर उत्तर बंगाल को दक्षिण बंगाल से पूरी तरह काटने की कोशिश की गई। यहां तक कि आर्मी के वाहनों को भी रोकने का प्रयास हुआ था। मास्टरमाइंड और राजनीतिक कनेक्शन। रिपोर्ट में एडवोकेट मुफक्किरुल इस्लाम और साबिना यास्मीन का नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर उभरा है, जिनका संबंध सत्ताधारी दल यानी टीएमसी से बताया जा रहा है। 105 आरोपियों में से 24 गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से अधिकतर सत्ता के करीबी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो कहा वो ममता सरकार के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। कोर्ट ने साफ कहा कि मामला उससे कहीं ज्यादा संगीन है जितना दिख रहा है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो एनआईए खुद नई एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि लोकल पुलिस की भूमिका जांच के घेरे में है। हालांकि जजों को बंधक बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय का भी खून खौल उठा और उन्होंने हमारे पॉडकास्ट के जरिए ममता सरकार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब जुडिशियल ऑफिसर्स एसआईआर करवा रहे हैं और चुनाव आयोग को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए आप भी सुन लीजिए किस तरह से उन्होंने ममता सरकार की पोल पट्टी खोल दी। एसआईआर कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जो राज्य सरकार के नौकरशाह होते हैं, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, कप्तान, उनके माध्यम से कराते हैं।
लेकिन बार बार कलकत्ता की मतलब बंगाल की तरफ से अनेक याचिकाएं ऐसी आई जिसमें ममता बनर्जी जी खुद पिटीशन उन्होंने फाइल कर दिया, खुद बहस करने आई कि नहीं इसमें ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब ठीक है, जजेस ड्यूटी करेंगे, तो जजों की ड्यूटी लगा दी गई एसआईआर में। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जहां जुडिशियल ऑफिसर्स जजेस एसआईआर करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले तो हम सुना करते थे स्कूल टीचर्स हैं, उनकी ड्यूटी स्कूल लगती है। टीचर करते हैं, हमेशा स्कूल टीचर करते हैं, तहसीलदार करते हैं, पेशकार करते हैं, लेखपाल करते हैं, पटवारी करते हैं, एसडीएम उसकी मॉनिटरिंग कर लेते हैं, डीएम उसकी मॉनिटरिंग कर लेते हैं। जज कभी लगते ही नहीं थे, ये पहली बार हुआ है जज लगा रहे। हमें बड़ा अजीब लग रहा था कि क्या हो रहा है ये, मतलब एक तरीके से चुनाव आयोग की गरिमा को कम किया जा रहा है, चुनाव आयोग के ट्रस्ट जो विश्वास है उसको कम किया जा रहा है, पूरी दुनिया में चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मेरी चिंता थी, लेकिन जो हुआ ठीक ही हुआ। शायद अगर ये जजों की ड्यूटी नहीं लगती और जजेस बंधक नहीं बनाए गए होते तो शायद हमारे देश के बहुत लोगों को लगता कि नहीं बंगाल में तो ऐसे लोग खामखा बदनाम करके बैठे हुए। बंगाल और असम की स्थिति बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बांग्लादेशी घुसते हैं, वो रोहिंग्या घुसते हैं, वो असम और बंगाल से घुसते हैं। बहुत बड़ा एरिया है। बंगाल का जो बॉर्डर है, हमारा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, लगभग 4100 किलोमीटर का है। 4100 किलोमीटर में अभी भी लगभग 3500 किलोमीटर ही बैरिकेटिंग हो पाई है, बाढ़ बन पाई है। बाकी अभी भी लगभग 600 किलोमीटर अभी भी खुला हुआ है। आप कभी भी ऐसे ही छलांग मार के जा सकते हैं, आप भारत में आ सकते हैं। ये स्थिति अभी भी है, और वो भी इसलिए क्योंकि बंगाल की सरकार ने ज़मीन उमीन नहीं दिया, इसलिए वहाँ ठीक से बैरिकेटिंग नहीं हो पाई। तो ये पूरा का पूरा जो प्रयास है वो कैसे भी करके भारत में जो घुसपैठी हैं लगभग 5 करोड़ के आसपास, ये भारत के वोटर बन जाए। उसमें से 50% बन भी गए। ये जो 13 करोड़ वोट कटा है वो केवल भारत के लोगों का नहीं कटा है कि जो चले गए इस दुनिया में नहीं है उनका कट गया, या जो कहीं और रहते हैं, कहीं और नाम चल रहा उनका कटा। केवल डुप्लीकेट वोटर का नहीं कटा है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों का वोट कटा है। और ये जो मिर्ची लग रही है केवल इसीलिए मिर्ची लग रही है। मैंने उस पर एक और भी पीआईएल अभी लेटेस्ट फिर से फाइल किया है कि कम से कम असम और बंगाल में, चूँकि ये बॉर्डर के राज्य हैं, वहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन किया जाए, जो वेरिफिकेशन किया जाए, वो केवल फिजिकल ना किया जाए, बल्कि वहाँ पे आइरिस स्कैनिंग की जाए, आंखों की स्कैनिंग की जाए, और फिंगरप्रिंट की भी स्कैनिंग की जाए। क्योंकि असम और बंगाल के बॉर्डर के जो 10 जिले असम के, 10 जिले बंगाल के, जो पूरी तरीके से बांग्लादेश से सटे हुए हैं, और जहाँ की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल चुकी है, जहाँ 80-20 और 90-10 का रेशियो हो चुका है, वहाँ पे जो 18 साल से ऊपर हैं वो तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बनवा चुके हैं। जो 18 के नीचे के लड़के और लड़कियाँ हैं वो क्या करते हैं, बुर्का पहन के जाते हैं और वहाँ जाके वोट करते हैं। और वहाँ अगर कोई उनका कहे चेहरा दिखाओ तो फिर वो बवाल करते हैं, वहाँ झगड़ा करते हैं। इसलिए मैंने कहा इसका तरीका ये है कि बाकायदा फिंगरप्रिंट से स्कैनिंग हो और आइरिस स्कैनिंग हो। अब देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या ऑर्डर करता है। हालांकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इतने जल्दी ये इंप्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये मुझे भी दुविधा है इसके ऊपर। तो मैंने ये कहा है कि अगर पूरे राज्य में नहीं हो सकता तो कम से कम वो 10 जिले असम के, 10 जिले बंगाल के, जो बॉर्डर वाले जिले हैं, वहाँ इंप्लीमेंट कर दीजिए। पूरे राज्य में मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही नहीं, बंगाल के टॉप अफसर को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमकर खदेड़ा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीधे तौर पर मुख्य सचिव से सवाल किया कि आप फोन क्यों नहीं उठाते। इस मामले की सुनवाई के दौरान एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 11 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य सचिव से कहा कि आप हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसलों को भी गंभीरता से नहीं लेते। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मुख्य सचिव ने सफाई दी कि वो दिल्ली में बैठक में थे और उन्हें कोई कॉल नहीं मिला। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि आप इतने ऊंचे नहीं हो सकते कि मुख्य न्यायाधीश आप तक पहुंच ही ना सके, कृपया जमीन पर रहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि फोन पर उपलब्ध होते तो स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि मुख्य सचिव को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा ये प्रशासन और पुलिस की विफलता है जिसकी वजह से न्यायिक अधिकारियों को खतरे का सामना करना पड़ा। हालांकि उनका फोन ना उठाने या ना उठा पाने ये अभी भी एक गुत्थी बना हुआ है, लेकिन यहाँ हुई इस हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने भी सवाल उठाए कि ना कलेक्टर आए, ना डीआईजी, ना कमिश्नर, कोई नहीं आया। उन्होंने साफ कहा कि भारत में जजों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, बिना सत्ता के संरक्षण के हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये तक साफ कह दिया कि जिन लोगों ने ये सब किया है उनका मार मार कर भूत बना देना चाहिए कि दोबारा वो ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। नहीं, हालात तो आप ऐसे ही खराब समझ लीजिए कि 3 बजे बंधक बनाया गया जो जुडिशियल ऑफिसर थे,
और लगातार ये बात हाई कोर्ट के जजेस तक पहुंच गई, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तक पहुंच गई। पहले वहीं के जो जजेस बंधक बनाए गए उन्होंने डायरेक्ट वहाँ के कलेक्टर कप्तान को मैसेज किया, कोई नहीं आया। फिर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो है वो चीफ जस्टिस के बिहाफ पे वहाँ पे लगातार कम्युनिकेशन कर रहे थे, कोई नहीं आया। न कलेक्टर आ रहा है, न कप्तान आ रहा है, न आईजी आ रहे हैं, न डीआईजी आ रहे हैं, न कमिश्नर आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। फिर जब सीधे सीधे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीधे डीजीपी से बात किया है, चीफ सेक्रेटरी से बात किया है, तब जाके रात को 10-11 बजे के आसपास लोग वहाँ पहुंचे हैं। और जब उनको निकाल के ले जा रहे थे तो रास्ते में फिर पत्थरबाजी हुई। फिर पत्थरबाजी हुई उनके ऊपर। आप सोचिए ना, भारत में जजों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, क्या हालत हो रखी है। बिना सत्ता के संरक्षण के हो ही नहीं सकता है। अदरवाइज तो जिन लोगों ने किया उनको अगर मार मार के उनको ऐसा उनका भूत बना देना चाहिए कि जिंदगी में दोबारा कभी वो चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे। लेकिन एक तो हमारा कानून घटिया है, दूसरा चूंकि सत्ता ने संरक्षण दिया हुआ है तो ना उनके खिलाफ कोई आतंकवाद की धारा लगी, ना उनके खिलाफ कोई यूएपीए लगेगा, ना उनके खिलाफ कोई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धारा लगेगी, ना उनके खिलाफ कोई ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगेगी, ना उनके खिलाफ कोई वेजिंग वॉर की धारा लगेगी, ना उनके खिलाफ। तो जब हमने अलगाववाद, जब ऐसे लोगों को जिन्होंने जज को बंधक बना लिया उनके खिलाफ कोई कठोर धारा भी नहीं लग रही है, सिंपल एक मुकदमा कर दिया जा रहा है अशांति फैलाने का, तो फिर ये अच्छा सबक नहीं है। मेरा मानना है कि बंगाल और असम, ये जो बॉर्डर के राज्य हैं, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ये 1947 में जो स्थिति हुई थी और उसके बाद जो लगातार स्थितियां हुई हैं, जिस तरीके से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हुआ है, और ख़ास तौर पे असम के बॉर्डर के 10 जिले और बंगाल के बॉर्डर के 10 जिले जहां पूरी तरीके डेमोग्राफी बदल चुकी है, वो अगर अभी कंट्रोल कर लिया अभी तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे हाथ से पूरी तरीके निकल जाएगी। लेकिन इसमें तो जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो तो कह रही हैं कि अब तो प्रशासन मेरे हाथ में है ही नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है उसने टेक ओवर कर लिया है, चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, डीजीपी बदल दिए, और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। और मेरे ख्याल से मतलब मैं तो इसमें ये एक और कहूँगा कि शायद पहली बार ऐसा होगा जब इलेक्शन कमीशन ने किसी मामले की जाँच जो है एनआईए को सौंपी है। देखिए, पहली बात तो ये कहना कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, जस्ट एक ये मतलब एकेडमिक बात है, बड़ी सीधी सी बात है। आप ये चैनल चलाते हैं, यहाँ के जितना स्टाफ है वो लगातार आपके अंडर में काम कर रहा है। आज मैं आया हूँ और वो आपने बोला भाई ठीक है 2 कैमरा मैंने काम करो, अश्विनी की रिकॉर्डिंग कर लो, तो वो और हमारे साथ मान लीजिए 5 दिन के लिए लगे हुए हैं, तो 5 दिन वो हमारे कहने पे चलेंगे। लेकिन आप पीछे से कुछ कहोगे तो ऐसा थोड़ी कि आपकी बात नहीं मानेंगे, अल्टीमेटली आप ही के कहने पे चलेंगे। वो आपके कैमरा मैन है, आप उनकी पेमेंट देते हो। इलेक्शन कमीशन थोड़ी किसी की पेमेंट देता है। ना इलेक्शन कमीशन इंक्रीमेंट कर सकता है, ना इलेक्शन कमीशन प्रमोशन कर सकता है, ना इलेक्शन कमीशन डिमोशन कर सकता है, ना इलेक्शन कमीशन उनकी सैलरी रोक सकता है, ना इलेक्शन कमीशन का सीआर खराब कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो डेपुटेशन में आते हैं कि भाई जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, डेट डिक्लेयर हो गई, तो 1 महीने के लिए पूरा का पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो ट्रांसफर हो जाता है, चला जाता है। जो डीएम होता है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कहलाता है, लेकिन उसका वेतन भत्ता, उसकी गाड़ी बंगला, उसकी फैसिलिटी, उसका प्रमोशन, इंक्रीमेंट वो इलेक्शन कमीशन नहीं करता और राज्य सरकार ही करती है। तो ये तो कहने वाली बात है। लिहाजा इस सब के बाद सवाल यह है कि क्या बंगाल में जज भी सुरक्षित नहीं है? क्या वहां खाकी अपराधियों की खिदमतगार बन गई है? कालियाचक की ये आग आखिर क्या बुझ पाएगी या फिर सियासत के नाम पर इंसाफ की बलि चढ़ती रहेगी? कोर्ट ने तो ममता सरकार पर अपना चाबुक चला दिया है और ये साफ कर दिया है कि जब जब आप सत्ता के लालच में अंधे हो जाते हैं और खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं तो आपको ज़मीन पर लाने का काम न्यायपालिका ज़रूर करेगी। बहरहाल आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।